हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ऋतु संधि की अवधि होती है वाग्भट जी के अकॉर्डिंग वो कितने दिन की होती है? 14 दिन की, 12 दिन की, 16 दिन की या 18 दिन की? द राइट आंसर इज़ 14 दिन की। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, यम दंष्ट्रा जो अवधि होती है, यम दंष्ट्रा काल, वो कितने दिन का होता है षाढंगर जी के अनुसार? द आंसर इज 16 दिन। नेक्स्ट इसके भाव प्रकाश जी ने फिरंग रोग की श्रेष्ठ औषध क्या बताई है? मैं आपको एक बार ऑप्शंस भी बता देती हूँ इसमें। सप्त, शालीवटी, रस सिंदूर, रस कर्पूर या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रस कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो नूतन मधु और पुरातन मधु के क्रमशः क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, जो नूतन मधु होता है, नया वाला शहद, ये सारक होता है, जबकि पुराना शहद जो होता है वो ग्राही होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो वृक्षफला है ये किसका पर्याय है? आम्लकी का, हरितकी का, विभीतकी का या पिपली का? तो इसका आंसर है वृक्षफला हम आम्लकी को कहते हैं। फिरंग चिकित्सा के समय विशेष रूप से किसका निषेध बताया है? लवण का, स्त्री का, जल का या बोथ ए एंड बी? तो आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब कि स्त्री और लवण दोनों का निषेध होता है फिरंग चिकित्सा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, अप्रतिघात अप्रतिघात किस महाभूत का भौतिक गुण है? तो इसका आंसर है आकाश महाभूत का। तो याद रखिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अप्रतिघात आकाश का जो है भौतिक गुण माना गया है। प्रमाण जो है न्याय दर्शन ने कितने प्रकार का बताया है? इसका आंसर है 4 प्रकार का। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग प्रमाण जो है 4 प्रकार का है। और मैं एक और बात आपको बता देती हूँ, जो युक्ति प्रमाण है वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य चरक ने बताया है और किसी ने भी युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं किया है। पृथ्वी किस जल की घनीभूत अवस्था है? किस प्रकार के जल की घनीभूत अवस्था होती है पृथ्वी? अगर मैं इसमें आपको ऑप्शंस बताऊँ, अम्ब, आप, तीसरा है मर, चौथा है मरीचि। तो आंसर है मर। ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय जो है वो कितने होते हैं? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमेय कितने हैं? 12। नेक्स्ट इज प्राचीनतम दर्शन किसको कहा गया है? न्याय दर्शन को, वेदांत को, सांख्य को या वैशेषिक को? द आंसर इज सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, याद रखिए। वाद विद्या किस दर्शन का पर्याय है? वाद विद्या न्याय दर्शन का पर्याय है। एकाग्र है, मतलब एकाग्र किसको कहा जाता है? चित्त की वृत्तियों को, पंच क्लेश को, यम को या चित्त भूमिका को? द आंसर इज चित्त भूमिका को। कर्म कांड से संबंधित दर्शन कौन सा है? कर्म कांड से संबंधित दर्शन जो है मीमांसा दर्शन है। नास्तिक दर्शन किसको कहा जाता है? नास्तिक दर्शन जो है जैन दर्शन को भी कहा जाता है, बौद्ध दर्शन को भी कहा जाता है एंड चारवाक दर्शन को भी कहा जाता है। ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन कौन सा है? ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन जो है वो है वेदांत। स्यादवाद किस दर्शन से संबंधित है? स्यादवाद जो है जैन दर्शन से संबंधित है। पदार्थ की संख्या 2 किसने मानी है? पदार्थ की संख्या 2 आचार्य चरक ने, वेदांत ने एंड कारिकावली सभी ने मानी है। एंड इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संतापो मेध्यावेगश्च किसका लक्षण है? संताप, मेध्यावेगश्च ये किसका लक्षण है? ये वात, कफत, ज्वर का लक्षण है। शीर्षो लोट नाम किसका लक्षण है? समसन्निपातक ज्वर का। आचार्य काश्यप ने समसन्निपातक ज्वर को क्या संज्ञा दी है? उन्होंने समसन्निपातक ज्वर को कूट पाकल सन्निपात भी कहा है। अभिसंगज ज्वर में चिकित्सा करते हैं, कौन सी चिकित्सा करते हैं? अभिसंगज में विषनाशक चिकित्सा भी करते हैं एंड आश्वासन चिकित्सा भी की जाती है।
नेक्स्ट चीज़ कि कौन से आचार्य ने 8 प्रकार के ज्वर की संप्राप्ति अलग अलग बताई है? द आंसर इज़ भाव प्रकाश। दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको कम से कम 3-4 बार ये वीडियो को सुनेंगे तो ही आपको ये याद होंगे। न च ग्लानि ये किसका लक्षण है? मतलब किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है? न च ग्लानि किसमें ग्लानि नहीं होती? पच्यमान ज्वर में, निराम ज्वर में, तरुण ज्वर में या आम ज्वर में? द आंसर इज आम ज्वर। ये भी बहुत कम बच्चों का सही हुआ है अब तक। निम्न में से संतत ज्वर का आश्रय नहीं है। कौन सा संतत ज्वर का आश्रय नहीं है? मूत्र, स्वेद, पुरुष या त्रिदोष? तो इसका आंसर है स्वेद। स्वेद जो है वो संतत ज्वर का आश्रय नहीं है। श्यामता लक्षण किसका है? श्यामता लक्षण है निराम ज्वर का। तरुण ज्वर की चिकित्सा में कौन से रस से सिद्ध यवागु का प्रयोग किया जाता है? तिक्त रस से सिद्ध यवागु का प्रयोग किया जाता है। ज्वर में दोष कितने दिन के बाद परिपक्व होते हैं? द आंसर इज 10 दिन के बाद। ज्वर में यवागु का प्रयोग कब तक करते हैं? द आंसर इज़ कि ज्वर के मृदु होने तक भी करते हैं और 6 दिन तक भी करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस राइट होते हैं इसमें। धारोष्ण दुग्ध पान से कौन सा ज्वर शीघ्र ही शांत हो जाता है? द आंसर इज वात पित्त ज्वर। वात ज्वर में कौन से ज्वर के समान चिकित्सा करते हैं? द आंसर इज जीर्ण ज्वर। कौन से ज्वर में संशमन चिकित्सा का विधान है? ये मैं एक ही टाइप्स के क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि आपको बता रही हूँ ताकि ज्वर के रिलेटेड जो है आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कहा थे कि वात कौन से ज्वर में संशमन चिकित्सा का विधान है? रक्त धातुगत ज्वर। पुनरावर्तक ज्वर में कौन सी चिकित्सा वर्जित है? तो इसका आंसर है गुरु यूष नहीं देना चाहिए पुनरावर्तक ज्वर में। रक्त पित्त में कौन से पित्त की दृष्टि होती है? तो इसका आंसर क्या है? रक्त पित्त में कौन से पित्त की दृष्टि होती है? रंजक पित्त की। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग करने वाले 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त। द आंसर इज रंजक पित्त। नेक्स्ट इज कि मेचक आकार कौन से दोषजन्य रक्त पित्त का लक्षण है? मेचक आकार कौन से दोषजन्य रक्त पित्त का लक्षण है? इसका आंसर है पित्तजन्य रक्त पित्त का। रक्त पित्त की गतियाँ कितनी होती हैं? रक्त पित्त की गतियाँ 2 होती हैं, ऊर्ध्व एंड अधः। ठीक है। निम्न इसके प्रकार 3 होते हैं, ऊर्ध्व, अधः एंड तिर्यक। ठीक है। जिसमें से ऊर्ध्व एंड अधः में से जो ऊर्ध्व प्रकार होता है तो उसमें प्रतिमार्ग गमनम चिकित्सा होती है, ऑपोजिट मार्ग से चिकित्सा की जाती है। तो ऊर्ध्व में पित्त के साथ जो होता है कफ दोष होता है, तो उसमें विरेचन चिकित्सा में दोनों जो हैं वो साधित होते हैं, मतलब कि ठीक हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में ये साध्य होता है। अधोगत रक्तपित्त में ये जो वमन चिकित्सा की जाती है ये कृत साध्य होता है, जबकि तिर्यक जो गतियाँ होती हैं ये जो है असाध्य कहा गया है। ठीक है। प्रकार 3 होते हैं एंड इसकी गतियाँ 2 होती हैं। निम्न में से कौन सा द्रव्य है जो रक्तपित्त का निदान भी है और उपक्रम भी है? देखिए इसमें क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस इस तरह से हैं, माश, कोदो, करेला, बेत। तो इसका जो आंसर है वो कोदो होएगा। ठीक है। तो गंडीर एंड कोदो एक्चुअली इसका आंसर बनते हैं। और गंडीर एंड कोदो का अगर आप अच्छे से आपने चरक संहिता पढ़ी हो या फिर मेरा जो एपिसोड है रक्तपित्त चिकित्सा पे, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि गंडीर या कोदो ये अगर हम कई द्रव्यों के साथ संयुक्त होकर देते हैं रक्तपित्त में तो ये रक्तपित्त का कारण बनते हैं, जबकि अकेले इसको रक्तपित्त में प्रयोग करवाते हैं तो ये रक्तपित्त की चिकित्सा में काम आते हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त में संशोधन के पश्चात वर्णित है। देखिए ऊर्ध्व रक्तपित्त जिसमें हम विरेचन करवाते हैं उसके बाद क्या करवाना चाहिए? इसके बाद करवाना चाहिए तर्पण। ठीक है। और मोचरस कल्क से सिद्ध गोदुग्ध का प्रयोग कौन से रक्तपित्त की चिकित्सा में किया जाता है? जहाँ मोचरस आया आपका आंसर वहाँ पे होना चाहिए गुदा मार्ग से। जब रक्त निकलता है तब मोचरस सिद्ध गोदुग्ध का प्रयोग किया जाता है। कौन से द्रव्य की पंचपित्त कषाय कल्पना का प्रयोग रक्तपित्त की चिकित्सा में करते हैं?
तो कौन से द्रव्य की पंचविध कषाय कल्पना का प्रयोग जो है रक्तपित्त में किया जाता है? उशीर। ठीक है। और नासागत रक्तपित्त में क्या विधान है? नासागत रक्तपित्त में अपपीड़न नस्य देना चाहिए। रक्तपित्त में कौन से दोष का अनुबंध होने पर क्षार का प्रयोग का विधान है? मतलब कौन सा दोष के अनुबंध से क्षार के प्रयोग का विधान है? इसका आंसर है रक्त और कफ। ठीक है। खजूर आदि तर्पण का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, खजूर आदि तर्पण का प्रयोग हम ऊर्ध्व रक्तपित्त में करते हैं। शिशिर ज्वर कौन से गुल्म का लक्षण है? तो शिशिर ज्वर जो है वो वातज गुल्म का लक्षण है। व्रणवच गुल्म स्पर्श असहा किसका लक्षण है? देखिए, जहाँ पे स्पर्श असहा मतलब कि स्पर्श जो है वो टॉलरेट नहीं होता, या फिर ऐसा वर्ड आ जाता है कि आमर्श मतलब कि सहन शक्ति जो ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह से जो लक्षण होते हैं हमेशा पित्तजन्य ही होते हैं। तो ये पित्तज का लक्षण है। व्रणवच गुल्म स्पर्श असहा पित्तज गुल्म के कौन से आचार्य ने रक्तज गुल्म को पुरुषों में भी माना है? तो रक्तज गुल्म को पुरुषों में आचार्य क्षारपाणी मानते हैं, जबकि और आचार्य जो है रक्तज गुल्म को स्त्रियों में मानते हैं। आचार्य क्षारपाणी ने पुरुषों में भी रक्तज गुल्म को माना है। और आचार्य जो है जो रक्तज गुल्म को केवल स्त्रियों में मानते हैं, रक्तज में भी जो आर्तव दृष्टि से जो गुल्म होता है उसको। ठीक है। और डैश हेतम गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे, ये किसके लिए कहा गया है? डैश हितम गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे। देखिए, हितम गुल्मे, गुल्म के लिए हितकर क्या होगा? इसमें हम ये दिमाग लड़ा सकते हैं कि गुल्म में जो प्रधान दोष होता है वो वात होता है, और वात में जो है घृत का प्रयोग, स्नेहपान का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसलिए आप गुल्म का चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसका एपिसोड भी जो है मैंने दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो घृत जो है उसके काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रकार के घृत का गुल्म में कब कब प्रयोग करना चाहिए। तो हितम गुल्म विशेषण में स्नेहपान आएगा आंसर। ठीक है। वैसे इसमें और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि वस्ती, जो कि आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है कि वस्ती भी गुल्म में वात प्रधान दोष है तो हो सकता है, बट इसका आंसर स्नेहपान आएगा। पित्तज गुल्म में कौन सा निदान होने पर सर्पीपान प्रशस्त बताया गया है? कौन सा निदान होता है जब सर्पीपान जो है करवाना चाहिए? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है कटु और उष्ण द्रव्य, रुक्ष और उष्ण द्रव्य, स्निग्ध और उष्ण द्रव्य, तिक्त और उष्ण द्रव्य। तो इसका आंसर है रुक्ष और उष्ण द्रव्य का निदान। रुक्ष और उष्ण द्रव्य का प्रयोग होने से जब पित्तज गुल्म होता है तो सर्पीपान करवाना चाहिए। निम्न में से कौन से गुल्म में चिकित्सार्थ क्षीरवस्ती का विधान है? कौन से गुल्म में क्षीरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए? पित्तज गुल्म में। निम्न में से कौन से गुल्म में उपना का प्रयोग वर्णित है? उपना का प्रयोग कब करना चाहिए? उपना का प्रयोग हमें पच्यमान गुल्म में करना चाहिए। निम्न में से बाह्य पक्व गुल्म की चिकित्सा नहीं है? भृंगण, रोपण, शोधन, व्यधन। तो बाह्य पक्व गुल्म की चिकित्सा कौन सी नहीं है? द आंसर इज भृंगण। रोपण, शोधन एंड व्यधन जो है ये बाह्य पक्व गुल्म की चिकित्सा मानी गई है। एंड नेक्स्ट इज कि बाह्य पच्यमान गुल्म में शोथ की चिकित्सा कहाँ होती है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाह्य पच्यमान गुल्म में शोथ की उपस्थिति किधर होती है? द क्वेश्चन इज कि शोथ कहाँ होता है बाह्य पच्यमान गुल्म में? तो बाह्य पच्यमान गुल्म में जो शोथ होता है वो बाहर प्रदेश में होता है। कौन से गुल्म की चिकित्सा अंतर्विदृधि के समान करते हैं? अंतर्विदृधि के समान कौन से गुल्म की चिकित्सा करते हैं? अभ्यंतर पक्व गुल्म की। देखिए कितने कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस इसमें बताए हैं। अभ्यंतर पक्व गुल्म, बाह्य पक्व गुल्म, अभ्यंतर पच्यमान गुल्म, बाह्य पच्यमान गुल्म। तो इसका आंसर है अभ्यंतर पक्व गुल्म में अंतर्विदृधि के समान चिकित्सा की जाती है। ठीक है। और कौन से गुल्म में विलयन एक उपक्रम है? देखिए, कौन से गुल्म में विलयन एक उपक्रम है? तो इसका आंसर है कफज गुल्म। उत्कृष्ट गुल्मनाशक योग कौन सा है? देखिए, उत्कृष्ट गुल्मनाशक योग है दूसरा त्रयोष्ण आदि घृत। वातज गुल्म में वर्णित है। वातज गुल्म में क्या वर्णित है?
शिलाजीत। इसमें एक्चुअली ऑप्शंस दिए हुए थे कि वातज गुल्म में क्या वर्णित है, शिलाजीत या शिलाजीत प्लस लघु पंचमूल कषाय या शिलाजीत प्लस लघु पंचमूल कषाय प्लस यवशीर या कोई नहीं। तो इसका आंसर है शिलाजीत लघु पंचमूल कषाय प्लस यवशार इन वातज गुल्म। कौन से प्रकार का स्वेदन जो है वातज गुल्म में निषिद्ध है? वातज गुल्म में जिंताक स्वेदन नहीं करना चाहिए। आचार्य चरक ने भेदन चिकित्सा का वर्णन कहाँ किया है? भेदन चिकित्सा का वर्णन है कफज गुल्म में। मिश्रक स्नेहों में कौन से दो स्नेह विदित है? मिश्रक स्नेह में कौन से दो स्नेह बताए गए हैं? इसमें है सर्पी प्लस एरंड तैल। दंती हरित की प्रयोग से कितने दोष का निर्हरण होता है? देखिए, दंती हरित की प्रयोग से कितने दोष का निर्हरण होता है? इससे एक प्रस्थ दोष का निर्हरण होता है। दंती हरितकी में कुल हरितकी कितनी होती है? इसका आंसर है 25। ठीक है, इसमें सब कुछ 25-25 ही मिलेगा। दंती हरितकी में हरितकी 25 होती है एंड दंती भी 25 ही होती है। पलाश क्षार का विधान है। पलाश क्षार किस में प्रयोग करते हैं? रक्तज गुल्म में। और भृंगण गुड़िका का प्रयोग किस में होता है? भृंगण गुड़िका का प्रयोग होता है वातज गुल्म में। ठीक है, जहाँ भृंगण शब्द आ गया तो आप वातज ही मान के चलिए। पित्तज गुल्म में कौन से उपक्रम के बाद आश्वासन चिकित्सा का विधान है? इसमें पित्तज गुल्म में जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तब आश्वासन चिकित्सा का विधान है। वाग्भट ने शंकाविष का क्या संज्ञा दी है? देखिए, शंकाविष को वाग्भट ने क्या संज्ञा दी है? इसका आंसर है सर्पंगिभित। ठीक है, सर्पंगिभित जो है शंकाविष की संज्ञा है। गुंजा विष का लक्षण किस विष के समान होता है? गुंजा विष का लक्षण जो है विपर विष के समान होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस थे जिसको हमने आज डिस्कस किया है। इसको बार बार पढ़िए ताकि जो है इसका रिवीजन आपको हो जाए। एंड आई होप आपको ये एपिसोड जो है यूज़फुल लगा हो। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कई क्वेश्चंस तो रिपीटेडली आ चुके हैं और कई क्वेश्चंस जो है हमने खुद बनाकर आपके सामने पेश किए हैं। तो दोस्तों, ताकि जो हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है एंड कमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं इसको बार बार देखिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। एंड हम लोग एक चरक बूस्टर बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, जिसमें हम 10 दिन में कंप्लीट चरक आपको पढ़ाएंगे प्लस क्लासेस एंड नोट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।